लेक्चर नंबर कोई नहीं है ये, IFRS 9 MCQs पढ़ें जी। पहला पार्ट बी नहीं, पेज 445 पहला MCQ पढ़ें। फॉर अ डेट इन्वेस्टमेंट, ढूंढे डेट इन्वेस्टमेंट। यार 2-3 MCQs मेरे साथ जरा समझ के कर लें, बाकी फिर आप पकड़ लेंगे चीजें। फॉर अ डेट इन्वेस्टमेंट, ढूंढे डेट इन्वेस्टमेंट। डेट इन्वेस्टमेंट ढूंढे मेरे भाइयों, ये शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये हैं डेट इन्वेस्टमेंट्स। लेक्चर नंबर 2 और 3 फॉर अ डेट इन्वेस्टमेंट। पहले हमने पकड़ने पेपर में कि सवाल कहां से आया। फॉर अ, ये मैंने हाथ रखा हुआ है, छूटेगा नहीं इंशाल्लाह, ये देख लें। फॉर अ डेट इन्वेस्टमेंट अंडर अमोर्टाइज कॉस्ट। अच्छा ठीक है, बड़ा आसान सवाल। फॉर अ डेट इन्वेस्टमेंट अंडर, हुण पुछ तू चाहना की है। इट मस्ट पास 2 टेस्ट। अमोर्टाइज कॉस्ट में 2 टेस्ट पास होने चाहिए। कोई जल्दी नहीं है, आराम से जो है वो चैप्टर निकालते हैं और चैप्टर निकाल के देखते हैं। फॉर अ डेट इन्वेस्टमेंट, पेज 412। फॉर अ डेट इन्वेस्टमेंट टू बी हेल्ड एट amortized, it must pass 2 tests. It must pass 2 tests: contractual and business model test. परचेज एग्रीमेंट टेस्ट, ये पता नहीं आएगा, अपनी तरफ से भी टेस्ट बना रहे हैं। अमोर्टाइज कॉस्ट टेस्ट एंड बिजनेस, ये हमने कोई ऐसा लफ्ज पढ़ा है, फेयर वैल्यू टेस्ट, परचेज एग्रीमेंट टेस्ट, वो अपनी तरफ से लफ्ज बना रहे हैं। तो ये जी पहला MCQ था। व्हाट इज द अदर टेस्ट? अच्छा, व्हाट इज द अदर टेस्ट? वन ऑफ दीज इज कॉन्ट्रेक्चुअल। अच्छा, अमोर्टाइज कॉस्ट टेस्ट तो कोई नहीं होता, सॉरी, अमोर्टाइज कॉस्ट टेस्ट कोई नहीं होता, अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल है, अमोर्टाइज कॉस्ट टेस्ट कोई नहीं होता। तो एक टेस्ट कौन सा है? कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। अमोर्टाइज कॉस्ट इज नॉट अ टेस्ट, इट इज अ मॉडल जी। अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखने के लिए 2 टेस्ट कौन से पास होने चाहिए? नंबर 1, हमने 48,500 और 600 और 600 या 6,000 जितना भी था वो लेने, और नियत है टू होल्ड। तो बिजनेस मॉडल टेस्ट, अमोर्टाइज कॉस्ट टेस्ट कोई नहीं होता भाईजान। ये टेस्ट अपनी तरफ से आएगा, अपने बनाए, ये टेस्ट ही नहीं होते। क्लियर? What is the default classification for an equity investment? पहले जरा मुझे ढूंढ लेने दें, इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या होती है? कहीं लिखा होगा मैंने, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। फॉर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, पेज खोल लेता हूं मैं 411, ये टेबल हेल्प करें ना। पेज खोल लेते हैं 411। 411 में आकर व्हाट इज द डिफॉल्ट क्लासिफिकेशन? FVTPL। ये एक इलेक्टिव है, यानी इलेक्ट कर सकते हैं आप। डिफॉल्ट कौन सी है? FVTPL। डन। डायमंड परचेज 10,000 शेयर्स, परचेज 10,000 शेयर्स, ये सारा ध्यान में रखना है। डायमंड परचेज 10,000 शेयर्स। ये 3 जगह मूव करना पड़ा है हमें, चलो खैर है, इधर मेरे दिमाग की दही बनी हुई है बार बार मूव करके, खैर है। एक ये पेज है, एक ये पेज है, एक ये MCQs हैं, ये किताब है। अब 3 चीज़ें खुल गई हैं। चलें अब पढ़ें। डायमंड लिमिटेड परचेज 10,000 शेयर्स एंड मेक एन इलेक्शन टू यूज ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट अंडर IFRS 9। मेड एन इलेक्शन to use
ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, डिफॉल्ट तो ये है ना, तो अल्टरनेटिव रास्ते पे जाना पसंद किया। ये कौन सा रास्ता है? FATOC। द शेयर्स कॉस्ट इज 35, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज होंगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज होंगी क्योंकि FATPL में मैंने आपको बताया ना एक्सपेंस में जाती है, इधर तो कैपिटलाइज होंगी। और कैरी डाउन 10,000। ओहो मुझे फिगर्स ना निकलवाए हैं, फिगर्स छोड़ने पड़े। समझ आ गया? अब रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। व्हाट इज द गेन ऑन शेयर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 14। तो शायद इधर कोई बैलेंसिंग फिगर आ रही होगी, कितनी? 95। अच्छे MCQs है ना ये, चैप्टर के रिवीजन के एतबार से सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो रहे हैं। अगला पढ़ के आप खुद ही ट्राई करें। कॉपर हैज परचेज्ड इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स, तो ये वाला पहली क्लास वाला एट अ कॉस्ट ऑफ 65, 15,000 जब 65 आ जाएगा ओपनिंग। कॉपर इंटेंड टू शेयर्स इन शॉर्ट टर्म, कॉपर इंटेंड टू हेल्ड द शेयर्स इन शॉर्ट टर्म, पेज 411। एंड आर होल्डिंग देम फॉर ट्रेडिंग। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस में डाल देंगे, 15,000 को तो लिफ्ट नहीं कराएंगे, यानी P&L में डाल देंगे। दीज नाउ वर्थ 77 पॉइंट। व्हाट इज द गेन? तो गेन मेरे ख्याल से डायरेक्ट भी तो निकल सकते यार, अब आप बड़े हो गए हैं, अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो डालनी ही नहीं। तो फिर अगर आप 77.5 और 65 का डिफरेंस लेके 15,000 से मल्टीप्लाई कर दें, गेन कहाँ जाना है? कौन कितना आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट, ये सवाल होते हैं कॉन्सेप्चुअल, खाली थ्योरी का सवाल। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वो तो सारे हैं, फॉर विच कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स? भाई ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सारे हैं। फॉर विच कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल? द ट्रांजेक्शन कॉस्ट आर माइनस फ्रॉम इनिशियल वैल्यू, आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इनिशियल वैल्यू, एक्सक्लूड ही कर दी जाती हैं सीधी सीधी। एंड इंस्टेड एक्सपेंस टू, ओ भाईजान कल अमोर्टाइज कॉस्ट वाला P&L में नहीं जा रहा था, वो लोन में से माइनस हो रहा था। बोंगी मार रहे हैं आप, वो लोन में से माइनस हो रहा था, वो P&L में नहीं जा रहा था। कैश, कल से मुराद है मेरा वो जो लेक्चर था, लेक्चर 98, तो कैश डेबिट लोन क्रेडिट अमोर्टाइज कॉस्ट में, अमोर्टाइज कॉस्ट में कैश डेबिट लोन क्रेडिट, बोले आगे, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट डेबिट नहीं, लोन नहीं, अमोर्टाइज कॉस्ट में जिस वक्त फाइनेंशियल लायबिलिटी थी तो लोन डेबिट, क्या ये एक्सपेंस में जा रहा था या लोन कम हो रहा था? लोन कम हो रहा था। ऑटोमेटिकली वो जो इफेक्टिव रेट टाइप निकलता है ना, उसमें ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट एडजस्ट हो जाती है। तो इसलिए फाइनेंशियल, एक मिनट में बताता हूं, फाइनेंशियल लायबिलिटीज अगर अमोर्टाइज कॉस्ट पर हों तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को फारग करा के P&L में डाल दो। फाइनेंशियल लायबिलिटीज अगर अमोर्टाइज कॉस्ट पर हों तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को P&L में डाल दो। आप ना एक्सक्लूड के लफ्ज से जो है कंफ्यूज हुए हैं। एक्सक्लूड का लफ्ज के बाद आगे उसने अपनी तफसील भी लिखी है, उसने क्या है, इसको निकाल के P&L में फेंको। तो हम तो P&L में नहीं फेंकते थे अमोर्टाइज कॉस्ट में, हम P&L में फेंकते हैं या लोन में से नेट कर देते हैं। तो P&L में तो नहीं फेंकना, वाज़ेह उसने लिखा हुआ है एक्सक्लूड करके एंड इंस्टेड एक्सपेंस्ड इन P&L, और डालो P&L में। क्या मैं डाल सकता हूं इनको P&L में? कल होमवर्क के सवाल किए थे आप लोगों ने, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस में डाला था? बिल्कुल भी नहीं डाला था। किस सिनेरियो में? तो इसमें तो नहीं डाल सकते। हाँ माइनस कर देते हैं लोन से, लेकिन इन एनी केस P&L नहीं डालते। फाइनेंशियल एसेट्स एट FATPL,
फाइनेंशियल एसेट्स एट FVTPL, बड़ा अच्छा लफ्ज लिखा है, फाइनेंशियल एसेट्स एट FVTPL। इनमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट को फारिग करके सवाल से डायरेक्ट P&L में फेंक दो। इज इट सो? ये अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर तो टाइम लग जाएगा। ये भी फाइनेंशियल एसेट है, डिबेंचर, पेज 414, तो ये भी एक्सपेंस आउट हो रहा है, सही कर रहे हो। और ये भी फाइनेंशियल एसेट है, दो फाइनेंशियल एसेट हमने पढ़े हैं, शेयर्स और डिवेंचर्स, तो भी देख लें एक्सपेंस में जा रहा है FVTPL। ये मेरे ख्याल से ऑप्शन सही है। फाइनेंशियल एसेट एट FVTOCI, ये किस किस पेज पे आऊं? फाइनेंशियल एसेट एट FVTOCI, इन्वेस्टमेंट इन शेयर इज अ फाइनेंशियल एसेट। FVTOCI ये तो एक्सपेंस में नहीं जाता, ये भी फाइनेंशियल एसेट है, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, ये FVTOCI में जाता है, ये P&L में जाता है। तो पेज 414 और 411 पर फाइनेंशियल एसेट्स आ रहे हैं। एसेट्स क्या होते हैं? शेयर्स या डिवेंचर्स या दोनों? दोनों। फाइनेंशियल एसेट्स एट अमोर्टाइज कॉस्ट, शेयर्स तो होते नहीं अमोर्टाइज कॉस्ट पे, तो अमोर्टाइज कॉस्ट पे देखें क्या है, सिर्फ डिवेंचर्स। इसमें जरा जाके देखें, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं फेंक दो एक्सपेंसेस में, फेंक सकते हैं एक्सपेंसेस में, क्या होती हैं? ऑप्शन बी टिक करनी थी। 6 पढ़े, एक्सक्लूड नहीं, डिडक्ट अच्छा लफ्ज है। अब ये इसने, इफ अ कंपनी हैड इनकर्ड ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन इशूइंग डिवेंचर्स, एक मिनट, इन इशूइंग डिवेंचर्स, लेक्चर 4 एंड 5, लेक्चर 98 एंड 99, ये लिखा है इशूड डिवेंचर्स। और कुछ होना हो, IFRS 9 के कॉन्सेप्ट्स मेन समझ आ रहे हैं। तो इफ अ कंपनी हैड इनकर्ड ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन इशूइंग डिवेंचर, हाउ शुड दीज हैव बीन अकाउंटेड फॉर? अब आप कहेंगे कि डिवेंचर तो इशू सर होते हैं FVTPL वाले में भी और अमोर्टाइज कॉस्ट वाले में भी, तो उसने तो हमें बताया नहीं कि FVTPL वाला करना है या अमोर्टाइज कॉस्ट वाला करना है। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। एक आ रहा है आपके FVTPL वाला और एक आ रहा है आपका अमोर्टाइज कॉस्ट वाला। एडेड तो बिल्कुल नहीं है, डिडक्टेड फ्रॉम प्रोसीड्स ऑफ डिवेंचर, ये वाली ऑप्शन तो हमें नजर आ रही है एक। अमोर्टाइज्ड ओवर द लाइफ ऑफ डिवेंचर, ये तो पता नहीं क्या चीज है। चार्ज टू एक्सपेंसेस, चार्ज कहां कर दें? नहीं, फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट तो नहीं होती थी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एडमिन में जाएगी, फाइनेंस कॉस्ट में जाएगी, एडमिन में जाएगी। तो उसने ये वाली ऑप्शन दी ही नहीं। एक्सपेंसेस में जब जाती है तो फाइनेंस कॉस्ट में जाती है, एक्सपेंसेस में, अदर एक्सपेंसेस में भी आप डाल सकते हैं। फाइनल अकाउंट भी अभी तो हमने पढ़ लिया लेक्चर 99 में। अगर आपने एक्सपेंसेस में डालना, अदर एक्सपेंसेस में भी डाल सकते हैं, एडमिन में भी डाल सकते हैं। लेकिन इन एनी केस ट्रांजैक्शन कॉस्ट कभी भी फाइनेंस कॉस्ट में नहीं जा सकती। तो जिन लोगों के जहन में आ रहा था कि पता ही नहीं चल रहा अमोर्टाइज कॉस्ट है या FVTPL, वो बिल्कुल सही सोच रहे थे। इसलिए सवाल वाले ने ये ऑप्शन ही नहीं रखी, उसने ऑप्शन ही एक दिया, तो ये टिक करेंगे। हाँ, डिफॉल्ट कैटेगरी भी, लेकिन डिफॉल्ट उसने ऊपर लिखा नहीं ना सवाल में, वरना अगर ना होता तो डिफॉल्ट एज्यूम करते। आप सही कह रहे हो। परचेज डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ये मैं डायग्राम ये खोल देता हूं, आप अपना देखें। परचेज डेट इंस्ट्रूमेंट्स, SL intends to hold till maturity to collect interest payment. Hold till maturity to collect interest.
होल्ड टिल मैच्योरिटी और मे सेल इफ अ गुड अपॉर्चुनिटी राइज. हाउ शुड दिस बी क्लासिफाइड? डेट इंस्ट्रूमेंट्स परचेज किए हैं तो फाइनेंशियल एसेट है या फाइनेंशियल लाइबिलिटी? एसेट. अगला सवाल इसमें अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखने हैं एफईटीपीएल पे? यार एमसीक्यू में तो ये ना कहिएगा ना कि अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखने हैं. तुझे पसंद है एफईटीपीएल? नहीं, इस तरह ना कहिएगा. अब तो फिर अमोर्टाइज कॉस्ट ही मैं टिक कर सकता हूँ. 5% क्या है? कूपन रेट, इफेक्टिव रेट. 5% डिबेंचर, ये कूपन रेट होता है. 5% डिबेंचर वॉज इशूड. ये हो रहा ना. ऑन यकम अप्रैल एट टोटल फेस वैल्यू ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट क्या होंगी? ट्रांजैक्शन कॉस्ट. द डिवेंचर विल बी रिडीम्ड आफ्टर 3 years. 11-12, हाँ 3 साल बाद. एट अ सब्सटेंशियल प्रीमियम, अच्छा खासा प्रीमियम. उसने प्रीमियम नहीं दिया, कोई मसला नहीं. द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज व्हाट अमाउंट विल बी डिवेंचर अपीयर इन बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2012. क्या बनाना पड़ेगा? अच्छा पहले तो एक मिनट. डिवेंचर वॉज इशूड. ना डिवेंचर वॉज इशूड. सवाल करना कैसे है पहले तो ये डिसाइड कर लें. करना कैसे है वो बात तो ठीक है आपकी, लेकिन असल में ना कुछ ज्यादा डिटेल नहीं दी हुई. तो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज पेज नंबर 415. अगर सवाल कुछ भी नहीं बताएगा तो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज की डिफॉल्ट कैटेगरी अमोर्टाइज. लिखें डिफॉल्ट अमोर्टाइज कॉस्ट है. ओहो, अब हम मुझे ये ना बनवाने बैठ जाइएगा, ये अब खुद ही घर जाके बना लीजिएगा. कौन सा सवाल है? 8. ये टेबल बनाना आता है? बना लेंगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस करके. ये टेबल हम बनवाने बैठ जाइएगा, ये बैलेंस शीट में नजर आ जाएगा. अगला सवाल. How does IFRS 9 require investment in shares? Equity debentures नहीं होते. Investment in lecture 1. Investment in shares to be measured at accounted for in the absence of any election at initial recognition. In the absence of any election. तो बाय डिफॉल्ट तो फिर नवाज शरीफ अवेलेबल है ना. तो बाय डिफॉल्ट एफयूटीपीएल तो अवेलेबल है ना. अगर हम इलेक्ट नहीं करते हैं इमरान खान को तो फिर नवाज शरीफ तो अवेलेबल है ना. एफयूटीपीएल ऑन यकम जनवरी नहीं, अब तो चलेगी बेनजीर. ऑन यकम जनवरी 2011 ऑक्सीजन लिमिटेड परचेज्ड अ डेट इंस्ट्रूमेंट. भुट्टो नहीं, मेरा नहीं साहब नहीं जिंदा. परचेज्ड अ डिवेंचर. जब से सिंध में पानी आया तो भुट्टो भी नहीं जिंदा. ऑन यकम जनवरी परचेज्ड अ डिवेंचर फॉर इट्स फेयर वैल्यू ऑफ 5 लाख. यार ये फेस वैल्यू है या परचेज प्राइस है? बोंगी ना मारे. फॉर इट्स फेयर वैल्यू परचेज प्राइस है. इट हैड अ फेस वैल्यू ऑफ 550. तो परचेज लिखा भी हुआ है. ही परचेज्ड फॉर 5 लाख. तो ये परचेज प्राइस है. इट हैड अ फेस वैल्यू ऑफ एंड वाज ड्यू टू मैच्योर इन द डेट. ये लेक्चर नंबर 2 और 3 है. द डेट इंस्ट्रूमेंट्स कैरिड फिक्स इंटरेस्ट है 6% इन एरियर्स. इफेक्टिव रेट कितने? इट इज हेल्ड एट फारूक सवाल 11. कुछ भी नहीं करना था. ये भी पूछोगे तो मेरे से मैं तुम्हें जूते मारूंगा. स्केड्यूल बनाना था. Which of the following are not classified as financial instruments? शेयर ऑप्शंस तो हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन शेयर्स तो चलो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही है ना. तो शेयर ऑप्शंस जो आई कैप को ये नहीं डालनी चाहिए थी ऑप्शन. ये तो सीए फाइनल के कुलफ से है. बहरहाल शेयर टाइप चीज है, इसलिए ये तो इक्विटी है. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में फॉल करता है. ये इनटेंजिबल तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के चैप्टर में नहीं आता. डेटर्स आते हैं. राइट टू रिसीव कैश, सो इट इज अ फाइनेंशियल एसेट.
एंड इट इज अ लायबिलिटी टू पे मनी। IS 32, IS 32, IFRS 9, ये इंटरचेंजेबली लफ्ज यूज होते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, पहला क्या लफ्ज लिखा हुआ उसने? शेयर ऑप्शंस या शेयर्स। तो शेयर्स तो हमारी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। दूसरा क्या लिखा हुआ था उसने? इंटेंजिबल्स। इंटेंजिबल्स हमने पढ़ा था कि राइट टू रिसीव कैश नहीं है। तीसरा क्या लिखा हुआ था? डेटर। डेटर हमने पढ़ा था राइट टू रिसीव कैश है, इसलिए फाइनेंशियल एसेट है। चौथा क्या लिखा हुआ था? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इन्वेस्टमेंट या लोन, बस कुछ भी नहीं लिखा हुआ, चाहे इन्वेस्टमेंट हो चाहे लोन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता था रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर चाहे इन्वेस्टमेंट वाली साइड पे आ रहे हैं चाहे लोन वाली साइड पे आ रहे हैं, दीज ऑल आर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज और फाइनेंशियल एसेट्स। लेकिन ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पूछ रहे हो, तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। 12, in order to hold debt instrument at amortized cost, in order to hold debt instruments, page 412, in order to hold debt instruments at amortized, 2 tests must be passed: contractual cash flow test, business model test. Nico is nickel. Nickel is measured at, nickel is uncertain how to treat professional fees. Professional fees लिखें, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। हमें तो ना यकीन आवे ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, हमें तो ना यकीन आवे। मेवाती बैठा हुआ है कोई? हमें तो ना यकीन आवे तो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। यार ये पेज नंबर 409 पे फीस वगैरह का लफ्ज लिखा हुआ था, तो ये वहां से उसने लफ्ज लिया, प्रोफेशनल फीस, पेज नंबर 409 पे। बहरहाल ट्रांजैक्शन कॉस्ट है यार ये। निकल लिमिटेड, निकल, हाउ टू ट्रीट प्रोफेशनल फीस, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स शुड प्रोफेशनल फीस नॉट बी कैपिटलाइज्ड इन एसेट्स। एसेट्स वाली साइड से पूछ रहा है, लाइबिलिटीज वाली। अब मेरे ख्याल से तो कोई और स्टैंडर्ड भी डाले हुए हैं इसने बीच में, वो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वी शुड नॉट कैपिटलाइज प्रोफेशनल फीस। भाईजान IS 38 में कैपिटलाइज करनी होती है प्रोफेशनल फीस, वो पूछ रहे कब नहीं करनी। IS 38 में प्रोफेशनल फीस इंटेंजिबल के लिए कैपिटलाइज करनी होती है, एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी करनी होती है। IS 40 शायद आपको याद हो, थोड़ा सा पेपर 1 का भी टेस्ट है बीच में। और एक्विजिशन ऑफ फेयर वैल्यू थ्रू OCI, असल में ये दोनों IFRS 9 से सवाल थे, ये दोनों कहीं और से सवाल थे, IS 38 और IS 40 से। एक्विजिशन ऑफ फेयर वैल्यू थ्रू OCI, इसमें इट शुड बी कैपिटलाइज्ड है, लेकिन FVTPL में हाँ जी, एक्विजिशन ऑफ फेयर वैल्यू थ्रू P&L इन्वेस्टमेंट्स। अब मैंने बोला तो समझ आया, एक्विजिशन ऑफ FVTPL इन्वेस्टमेंट्स, ये लिखा हुआ है, एक्विजिशन ऑफ FVTPL इन्वेस्टमेंट्स, यानी कौन सी वाली इन्वेस्टमेंट्स? ये वाली। स्त्री को छोड़ें, पॉइंट 15 मर कड़ी लिमिटेड परचेज्ड 1 मिलियन शेयर्स, परचेज शेयर्स। अब तो मुझे लग रहा है हमारे सब्र का इम्तिहान कर रहे, इतने आसान आ रहे। परचेज शेयर, वैसे फायदा हुआ है MCQ से, काफी दिमाग खुल गया, चेक करेंगे, ज्यादा तो नहीं खुल गया सादा ने। परचेज शेयर्स फॉर ₹40 मिलियन ऑन 2 जनवरी 2017, ओपनिंग बैलेंस या कैश 40, बाय द ईयर एंड द फेयर वैल्यू इज 48। इफ मर्करी वर टू डिस्पोज ऑफ द शेयर्स, ब्रोकर फीस इज 5 लाख वुड बी इनकर्ड। भाई ये कॉस्ट टू सेल है, इग्नोर करनी है। ये कॉस्ट टू सेल IS 41 में लेते हैं, इधर नहीं लेते। ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, ये खरीदते हुए पे नहीं किए, अगर बेचें तो पे करेंगे। तो इस स्टैंडर्ड में क्या करना होता है, चीजों को फेयर वैल्यू पे रखना होता है, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे। और अगर आपको याद आ रहा हो तो जिस वक्त हमने पहली क्लास के अंदर दूसरा सवाल किया था ना,
तो उसमें कॉस्ट टू सेल मैंने मिटवाया था आपको। पेज नंबर पेज नंबर 726 726 पे देखें कौन सी ऑप्शन आ रही है कि तो क्या कटवाया हुआ है। 726 पे 2.1 और 2.6 कटवाया था। सफे के एंड पे देखें 2.1 और 2.6 कटवाया था। क्या कह के कटवाया था कि इनको इसलिए इग्नोर करना है कि ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट है या अगर बेचें तो कॉस्ट आएगी। तो ये फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल पे रिकॉर्ड नहीं होते, बल्कि किस पे रिकॉर्ड होते हैं, फेयर वैल्यू पे। पेज नंबर 726। ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट है या बेचने पे कॉस्ट आएगी, बेचने पे कॉस्ट आएगी। चलो भाईजान मुकाओ यार। अच्छा अब सवाल क्या है इसका, व्हाट इज द करेक्ट ट्रीटमेंट। करेक्ट ट्रीटमेंट सुन लें, एफईटीपीएल मॉडल है एफईटीओसीआई। Mercury purchased shares for 40 by the year end. The fair value had moved to 48. What is the भाईजान बाय डिफॉल्ट शेयर्स किस पे रखने हैं, बाय डिफॉल्ट शेयर्स एफईटीपीएल पे रखने हैं। तो कौन सी ऑप्शन है, बी। इफ मर्करी वर टू डिस्पोज ऑफ द शेयर्स, अगर बेचे तो ब्रोकर फीस आनी है 5 लाख की। बेच दिए, बेचना तो हमारे सिलेबस में वैसे भी नहीं है, वैसे मैं कह रहा हूं बेच दिए कि अगर बेचे तो आएगी। अगर लिखा होता है व्हेन मर्करी परचेज्ड इट इनका ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तब तो वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती, तब तो वो हमारी डिस्कशन ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाली होती। ओहो ये आसान है, इरिवोकेबल इलेक्शन आपने कर लिया शेयर्स के बारे में, छोड़ें। 16 आसान है। 17 एन एंटिटी एक्वायर 6% टीएफसी हो जाएगा, डिवेंचर्स बाय किए हैं, हो जाएगा, छोड़ें। बस एक मिनट, वसीम लिमिटेड इशूड डिवेंचर्स हो जाएगा, इशूड डिवेंचर्स। डिवेंचर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, हमें नहीं पता कितना प्रीमियम, कोई मसला नहीं, रिक्वायरमेंट में वो प्रीमियम चाहिए ही नहीं। प्लैटिनम इशूज डिवेंचर्स, इशूज डिवेंचर्स, ये जो आखिरी 2 क्लासें हैं हमारी, लेक्चर 4 और 5, इशूड डिवेंचर्स। तो इसमें वो पूछ रहे हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस। चलें जी, आई कैप वाला बस एक ही आई कैप में एमसीक्यू आया है, वो पढ़ लें। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ अनदर एंटिटी, ये लफ्ज़ मैंने पहली क्लास में बोला था, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अनदर एंटिटी। यानी मैं होंडा हूं तो मेरे पास रॉयल फैन के शेयर्स है ना, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ रॉयल फैन कैन नॉट बी क्लासिफाइड एट अमोर्टाइज कॉस्ट। ये अमोर्टाइज कॉस्ट पे कभी भी नहीं रखा जा सकता। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कैन नॉट बी केप्ट एट अमोर्टाइज कॉस्ट। डिवेंचर्स जा सकते, शेयर्स की तो नहीं कभी भी रखा जा सकता। तो कहते हैं शेयर्स को अमोर्टाइज कॉस्ट पे नहीं रखा जा सकता। यस करें, नो करें, यस, शेयर्स को कभी भी अमोर्टाइज कॉस्ट पे नहीं रखा जा सकता। बिल्कुल सही कहा तुमने, हम तुमसे 100% एग्री करते हैं। कितनों को पता चल गया था? ओके, ये जो है ना घर में जाके इस सफ़े को गले लगाने हैं। घर वाले परेशान हो रहे होंगे कि ये सफ़ा क्या है, ये सफ़े के क्या है तेरा, इस सफ़े में कोई लैंड बिल्डिंग छुपी हुई है। एन इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स, एन इन्वेस्टमेंट इन ऑफ एन अदर एंटिटी, जाहिर बात है अदर एंटिटी की हमने खरीदने होते हैं। कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट एफईटीओसीआई, यानी सब्सिक्वेंटली इसको एफईटीओसीआई पे नहीं रखा जा सकता। ये बात बताएं क्या सही है या गलत है? कहते हैं इनको मैं एफईटीओसीआई पे सब्सिक्वेंटली नहीं रख सकता। अबे रख सकता है, एन इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स cannot be classified subsequently at FETOCI। subsequently FETOCI पे आप कभी भी नहीं रख सकते। ये बात गलत है या सही है?
तो रख सकते हैं वीडियो सेव पे। तो ये ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट है, तो सिर्फ कौन सी ऑप्शन बच गई? ओनली वन इज करेक्ट।